बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 3 रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसमें हम करेंगे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। बुक के मुताबिक चलते हैं, आप लोगों को पता है कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। पेज नंबर 65 से हम शुरू करेंगे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ तक इंशाल्लाह हम इसको निपटाएंगे। अच्छा, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, ये बड़ी मिस्टेक चल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। समझना भाई, SAMA है, SAMAJ। इसको भी सही करके लिख दूंगा, टेंशन नहीं लें। रटना नहीं, समझना है। यही तो हमारा लोगो है। क्या है? यही तो सब कुछ है, यही तो थीम है, यही तो इनकलाब है, यही तो रिवॉल्यूशन है। ऐसी थोड़ी आएगी क्रैमिंग से, ऐसे थोड़ी कोई निकलेगी ये दुनिया। ख़ास तौर पे हमारे सिंध के बच्चे ये रट्टा सिस्टम से इतनी आसानी से थोड़ी कोई बाहर निकलेंगे। ये मॉडर्न स्कूल सिस्टम जो आपको सिर्फ रट्टे का आदी बना रहा है, आपका दिमाग जो है वो समझने के काबिल ही नहीं छोड़ता। ये स्कूल सिस्टम जो है हमारा, बहरहाल इस पे कभी बाद में रो धो लेंगे, अभी तो आगे बढ़ते हैं। बहरहाल रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो पहले आप ये समझ लीजिए, आपके पास बाइक भी है और आपके पास कार भी है। इसमें भी आप पेट्रोल डलवाते हैं, इसमें भी आप पेट्रोल डलवाते हैं। ऐसी ही बात है। बार बार क्यों डलवाते हैं भाई? कॉमन सेंस की बात है। पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर डलवाते हैं। यार ये ख़त्म हो रहा है तो वो जा कहाँ रहा है? और जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं उतना ज़्यादा पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। इसको समझने के लिए एक और चीज़ को समझ ले पहले। 2-3 साल पहले जो है ना, 200-300 साल पहले, अब तो खैर ऐसा नहीं होता होगा, केटल जो है, केटल जो है, केतली जिसको कहते हैं, ठीक है। तो केतली का एक ढक्कन होता है और उसके ऊपर ये जो है वो इस तरह की ये केतली जो है वो होती है, ठीक है। और ये चूल्हे पे रख दी जाती थी। इसमें होता था पानी, और जब ये पानी बॉयल हो जाता था तो उसके बाद ये ढक्कन जो है ना, ये ढक्कन अप एंड डाउन इस तरह से हरकत करता रहता था। क्या करता था? ये ढक्कन हरकत करता रहता था, इसके ऊपर रखा हुआ। पानी बॉयल हो गया। यार पानी बॉयल अगर इस केटली के अंदर हो गया तो ये जो ढक्कन है, ये जो लिड है, ये हरकत क्यों कर रहा है? दर 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 दर। ये बहुत बड़ी खोज थी, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी साइंस की दुनिया में। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम कहते हैं ना, इतनी बड़ा इनकलाब है 200-300 साल पहले ये जो हुआ था। साइंटिस्ट ने नोट किया, उसने बोला कि यार ये केतली जो है इसमें पानी भरा हुआ है, पानी बॉयल हो रहा है। पानी बॉयल होकर किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम में कन्वर्ट होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, स्टीम जो है वो ऊपर जा रही है और ये स्टीम जो है इसको कंपेल कर रही है, इसको हरकत दे रही है, मोशन में लेके आ रही है। ये उसने नोट किया। तो उसने सोचा कि स्टीम से हरकत दी जा सकती है चीज़ों को। उसके बाद फिर पता है क्या बना? स्टीम इंजन बना। स्टीम इंजन, जी। ये जो ट्रेनें चलती थी ना पहले, ये क्या होती थी 200-300 साल पहले जो ट्रेनें चलती थी, इनमें जो इंजन लगे होते थे वो स्टीम इंजन्स कहलाते थे। क्यों स्टीम इंजन्स कहलाते थे? क्योंकि वो इंजन के पुर्जे जो हैं वो हरकत करते थे। किसकी वजह से? इस स्टीम के प्रेशर की वजह से। इस स्टीम के प्रेशर की वजह से। प्रेशर ही तो है ना भाई, ये प्रेशर ही तो है जो इस ढक्कन पे लग रहा है। इस उबलते हुए पानी को, ये उबलता हुआ पानी जो कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, ये स्टीम ही प्रेशर लगा रही है इसके ऊपर। तो वो स्टीम इंजन्स जो डिज़ाइन किए गए, उनके अंदर क्या होता था कि बॉयलर लगा होता था, उसमें पानी होता था बहुत ज़्यादा। इंजन के अंदर बॉयलर लगा होता था, पानी होता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा, और नीचे जो है वो
कोयला वगैरह जला के उस पानी को जो है वो बॉयल किया जाता था, उससे स्टीम बनती थी। वो स्टीम जाके जो है वो इंजन का एक मेन पुर्जा होता है जिसको पिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टन। ये पिस्टन को हरकत देती थी वो स्टीम, प्रेशर डालती थी इसके ऊपर। ये पिस्टन के साथ एक और इंजन का पुर्जा लगा होता था, वो हरकत करता था। उसके आगे एक और इंजन का पुर्जा लगा होता था, वो हरकत करता था। उसके आगे और उसके आगे और उसके आगे और उसके आगे और ये जो ढेर सारे दर्जनों के हिसाब से इंजन के अंदर पुर्जे लगे होते थे ना, वो सब हरकत करते थे, टक 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 टक। और वो इंजन फिर कनेक्ट होता था किस चीज़ से? टायर से। आखिरी पुर्जा यहाँ से इंजन के अंदर, ये पहला जो पिस्टन है, ये जब हरकत करता था तो अंदर ये ढेर सारे दर्जनों पुर्जे जो है वो हरकत करते थे। और फाइनली जो आखिरी पुर्जा फिर हरकत करता था वो किसके साथ कनेक्ट था? वो टायर के साथ कनेक्ट था। वो टायर को हरकत देता था। कनेक्शन समझ में आ रहा है? वो टायर को हरकत देता था। इस पिस्टन को किसने हरकत दी है? इसको स्टीम ने दी है। स्टीम कहाँ से मिली है? पानी से मिली है। कब मिली है? जब पानी को आपने बॉयल किया और स्टीम ने क्या लगाया? प्रेशर लगाया। तो ये प्रेशर था जो कि इस पिस्टन पे लगा, उससे दूसरा पुर्जा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दर्जनों पुर्जे जो है वो एक दूसरे से हरकत करते हुए इस फाइनली आखिरी पुर्जे को भी उन्होंने हरकत दी, जो कि कनेक्ट था इस टायर के साथ, ठीक है, इस व्हील के साथ। और इस व्हील ने फिर हरकत करनी शुरू कर दी। इसी इंजन के साथ पीछे बोगियाँ लगी होती थी, बोगियाँ बोगियाँ बोगियाँ, और फिर ये सिलसिला चलता रहता था। हरकत शुरू हो गई। अब ट्रेन क्या कर रही है? ट्रेन हरकत कर रही है। ऊपर से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। निकलता था ना स्टीम इंजन में। खैर आजकल के इंजन्स में भी धुआं निकलता है, लेकिन कम निकलता है। लेकिन अगर आप पुरानी फिल्में आपने देखी हो, 200-300 साल पुरानी, जिनमें दिखाया गया है, पुरानी फिल्में, पुरानी फिल्मों से मतलब मूवीज़ अगर आपने देखी हो जिनके अंदर 200-300 साल पहले, कम से कम 300 साल पहले का अगर टाइम दिखाया गया, उसमें ट्रेन दिखाई गई हो, तो इंजन के ऊपर बड़ा सा एक मुंह होता था और उससे धुआं निकल रहा होता था बहुत ज़्यादा, वो लंबा चौड़ा। दूर से ही पता लग जाता था भाई ट्रेन आ रही है। आवाज़ ना पहुँचे भले, लेकिन वो धुआं जो है, मतलब जो बहरा भी होगा जिसको आवाज़ नहीं आ रही ना, वो धुआं देखेगा दूर से तो समझ जाएगा कि ट्रेन आ रही है, छुक 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 करती हुई। समझ में आ रही है बात? तो इंजन से ये धुआं जो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या, कहाँ से निकल रहा है, ये सारा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर बॉयलर है जिसमें पानी है, नीचे कोयला है, भट्टी है, आग जल रही है, और उसके बाद वो जो है पानी बॉयल हो रहा है, उससे स्टीम बन रही है। स्टीम जो है वो प्रेशर लगा रही है पिस्टन के ऊपर, पिस्टन बाकियों पे लगा रहा है, उनको हरकत दे रहा है, हरकत हरकत हरकत। फाइनली वो पुर्जा हरकत कर रहा है जो कि टायर से कनेक्ट है, और टायर हरकत में आ रहा है, मतलब टायर घूम रहा है। टायर घूम रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? ये इंजन आगे हरकत कर रहा है। ये इंजन आगे हरकत कर रहा है तो इसका मतलब पीछे जो बोगियाँ हैं वो भी हरकत कर रही हैं और ट्रेन आगे चल रहा है। अब यहाँ चलते हैं आपके पास दोबारा, ये आपकी बाइक जो है, कार है। अब तो खैर मैं आपको बता दूं, अब तो जो ट्रेन्स हैं उनके अंदर ये स्टीम इंजन्स नहीं लगे हुए होते, बल्कि अब तो यहाँ पर जो है वो पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल जो है वो डाल दिया जाता है इंजन्स के अंदर, ठीक है। और यही पेट्रोल जो है यहाँ पर भी आपकी बाइक के अंदर भी जा रहा है, यही पेट्रोल जो है आपकी कार के अंदर भी जा रहा है। नहीं, गलत, अंदर नहीं जा रहा भाई, अंदर नहीं जा रहा, बल्कि ये पेट्रोल वही काम कर रहा है जो कि स्टीम का प्रेशर कर रहा था। जी बिल्कुल, ये स्टीम जो है ये क्या है? इसको हम कहते हैं वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स, ये पानी की वो शक्ल है जो कि गैस जैसी है। लोग गैस में और वेपर्स में फ़र्क रखें ज़रा। गैस जो है और वेपर्स जो हैं, चाहे पानी के हों चाहे पेट्रोल के हों, ये बात जहन में रखिएगा। पहले ज़रा पानी की तरफ आ जाते हैं। तो पानी के जो वेपर्स होते हैं वो बिल्कुल गैस जैसे होते हैं, जैसे गैस हवा में उड़ती रहती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह पानी भी हवा में उड़ सकता है, लेकिन लिक्विड वाटर नहीं, सॉलिड वाटर नहीं, गैस जैसी शक्ल वाला वाटर, जिसको हम वेपर्स कहते हैं, वाटर वेपर्स, ठीक है भाई। और इसी का दूसरा नाम ये स्टीम है, जिसको भाप कहा जाता है। समझ में आ रही बात? तो क्या ये पेट्रोल जो है, क्या इससे भी वेपर्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं भाई, इससे भी मिल सकते हैं। तो स्टीम अगर प्रेशर लगा रही है जो कि वाटर वेपर्स ही हैं असल में, तो ये पेट्रोल जो है ये अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्या ये वेपर प्रेशर नहीं लगाएंगे?
लेकिन ये वेपर्स किसके हैं? पेट्रोल के वेपर्स हैं, ये बात जहन में रखिएगा। गैस और वेपर्स में फ़र्क होता है। अभी ये फ़र्क तो खैर मैं नहीं बता सकता आपको, इतना वक्त नहीं है, पहले काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी, मुझे रिफॉर्मिंग समझानी है क्लियरली आप लोगों को। तो उसके बाद ये क्या हो रहा है कि अब जो है वो ट्रेनें हैं या अब जो बाइक है या कार है, इनके अंदर भी सेम सिस्टम अभी आ गया है, पेट्रोल आ गया है। और पेट्रोल क्या हो रहा है? पेट्रोल जो है वो बर्न हो रहा है, ठीक है, पेट्रोल जो है वो बर्न हो रहा है, और बर्न होने से प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है, प्रेशर जो है वो डेवलप हो रहा है। क्योंकि बर्न होने से ये क्या हो रहा है? पेट्रोल किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में। वेपर्स क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर लगा रहे हैं तो फिर बाइक में क्या हो रहा है? वही सब काम हो रहा है जो कि अभी मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली सेम काम हो रहा है। यहाँ पर भी पिस्टन लगा हुआ है, कार में क्या हो रहा है? यहाँ पर भी इसके इंजन में पिस्टन लगा हुआ है और पुर्जे लगे हुए हैं, और वो सारे पुर्जे एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए किससे कनेक्ट हैं? टायर्स के साथ कनेक्ट हैं, और टायर्स फिर हरकत करते हैं और फिर गाड़ी हरकत करती है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये इंजन जो है इनको कहा जाता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन। कंबस्शन का आपको पता है, कंबस्शन क्या है? इसको हम बर्निंग कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? बर्निंग। और आपको पता है बर्निंग जो है उसके लिए ऑक्सीजन लाजमी है। कोई भी चीज़ हो जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी वो बर्न नहीं होगी। तो पेट्रोल जो है ये भी क्या है? इसको अगर आपने बर्न करवाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन किस में होती है? एयर में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा? उसके बाद और भी चीज़ें बनेंगी इससे। पेट्रोल जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होगा, कंबस्शन का प्रोसेस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होंगे, और हीट भी प्रोड्यूस होगी, होगा ना, हीट भी प्रोड्यूस होगी, और इसकी वजह से प्रेशर जो है वो भी प्रोड्यूस होगा। तो हमने पेट्रोल को किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने पेट्रोल को जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? पेट्रोल को वेपर्स में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। सारा सिनेरियो समझ में आ गया? तो आजकल के जो आपके बाइक में और कार में जो इंजन्स लगे होते हैं ये कहलाते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, क्योंकि उनके अंदर कंबस्शन हो रही होती है पेट्रोल की, जिसको हम गैसोलीन कहते हैं, गैसोलीन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंबस्शन होने से पहले एक काम और भी होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन। अब एक बात ज़रा टेक्निकली समझ जाइएगा, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है कि यार जहाँ पर कंबस्शन हो रही है तो वहाँ तो ऑक्सीजन चाहिए ना, मतलब एयर चाहिए ना। और अगर इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर कंबस्शन हो रही है तो ये कंबस्शन किसकी होगी? गैसोलीन प्लस एयर की, गैसोलीन प्लस एयर की। कंबस्शन हो ही नहीं सकती ना, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, तो ये पेट्रोल जो है बर्न नहीं हो सकता, इसके लिए एयर भी चाहिए। तो एयर भी बाहर से आ जाती है, एनवायरनमेंट में एयर ही एयर मौजूद है, वो भी इंजन में चली जाती है। और पेट्रोल तो आपने डलवा ही रखा है अपनी बाइक में या फिर कार में। अब ये दोनों चीज़ें पहुंच गई, गैसोलीन भी और एयर भी। अब इसको हमें बर्न करना है, लेकिन बर्न करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है, जिसको कंप्रेशन कहते हैं। ये जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है गैसोलीन का और एयर का, इसको कंप्रेस होना चाहिए। कंप्रेस समझते हैं ना, दबा कर छोटा करना, दबा कर छोटा करना। इस मिक्सचर को कंप्रेस होना है बहुत ज़्यादा। तो इंजन के अंदर ये इंतज़ाम होता है कि ये जो है वो एयर और गैसोलीन का मिक्सचर ये कंप्रेस हो सके। समझ में आ गई बात आपको? और कंप्रेस हो जाए। तो ये पहला काम तो ये कंप्रेशन का होगा कि ये मिक्सचर जो है वो कंप्रेस हो। अब दूसरा काम होगा इग्नाइट का। इग्नाइट का, इग्नाइट का मतलब क्या होता है? शोला प्रोड्यूस करना, आग लगाना। इग्नाइट का मतलब आग लगाना। अब आप कहाँ आग लगा रहे हैं? आप तो बोलेंगे कार में बैठे हैं, हम तो सेल्फ घुमा रहे हैं। या आप बाइक पे बैठे हैं, आप बोलेंगे हम तो किक मार रहे हैं, हम तो आग नहीं लगा रहे। सर, आग लगानी तो ज़रूरी है ना, आग लगेगी, इग्निशन होगी,
इग्निशन होगी, कंप्रेस तो चलो इंजन ने कर दिया, इस मिक्सचर को, गैसोलीन को और एयर को कंप्रेस तो कर दिया, लेकिन अब वो कंप्रेस्ड हालत में उसको आग तो लगानी है ना, क्योंकि फिर ये बर्न होगा मिक्सचर, तो उसके नतीजे में प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा तो इंजन के पुर्जे हरकत करेंगे, इंजन के पुर्जे हरकत करेंगे तो टायर हरकत करेगा, टायर हरकत करेगा तो हमारी गाड़ी आगे चलेगी, हमारी कार आगे चलेगी, हमारी ट्रेन आगे चलेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये इग्नाइट कहाँ से होगा? अब इसके लिए प्लग लगे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। जो बाइक चलाने वाले बच्चे हैं उनको तो पता है, उनकी बाइक में प्लग लगे हुए होते हैं, ठीक है, ठीक है। इस प्लग का एक कैप भी होता है, प्लग कवर भी होता है। तो ये जो प्लग है, इसकी मदद से आप जो है वो आग लगा सकते हैं, इग्नाइट कर सकते हैं इस मिक्सचर को, ठीक है। और ये प्लग जो है ये इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक होता है। घरों में बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, सुनते हैं ना आप। अब समझ से बाहर है ये बात कि यार घरों में बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई, ये बात समझ में नहीं आई। मतलब क्या बिजली की तारों से आग लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क। आप जो माचिस की तीली जलाते हैं ना, तो उससे फ्लेम बनता है, ऊपर शोला बनता है, ठीक है। किसी चीज़ को आग लगानी हो, माचिस की तीली जलाई और शोला आगे दिखा दिया उसके, वो चीज़ जलनी शुरू हो गई, कंबस्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, बर्निंग का प्रोसेस शुरू हो गया। हवा में मौजूद ऑक्सीजन ने रिएक्शन शुरू कर दिया इस चीज़ के साथ, जिसको हम कंबस्शन कह रहे हैं, बर्निंग कह रहे हैं। कब? जब आपने माचिस की तीली जलाई, आपने इग्नाइट कर दिया। यही काम होगा, यही काम होगा बिजली की मदद से भी, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। वो स्पार्क और ये शोला, जो माचिस की तीली के आगे फ्लेम है ना, ये शोला, ये एक बराबर है। जो काम ये शोला कर रहा है वही काम स्पार्क करेगा। दो तारों को लेके अगर आप रगड़े ना आपस में, टड़िंग टड़िंग, तो आप देखेंगे चिंगारियाँ निकलेंगी, चिंगारियाँ निकलेंगी, टड़िंग टड़िंग टड़िंग। दो तारें लें बिजली की, ठीक है, ध्यान से ज़रा, और उसके बाद उनको आपस में टकराएंगे तो टी 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 आवाज़ भी आएगी और चिंगारी भी निकलेगी। ऐसा है ना, स्पार्किंग, दिस इज़ कॉल्ड स्पार्किंग। तो जब आप किक मारते हैं तो आपका ये इलेक्ट्रिक प्लग जो है ये क्या करता है? ये स्पार्क प्रोड्यूस करता है। तो इस स्पार्क से, इस चिंगारी से आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन में, जो बाइक में और कार में जो इंटरनल कंबस्शन इंजन लगा हुआ है, ये स्पार्क क्या करता है? ये जाके इसको, ये जो मिक्सचर है इसका, जो कि कंप्रेस्ड हालत में है, इसको क्या करता है? इसको इग्नाइट कर देता है। क्या करता है? इसको इग्नाइट कर देता है, इसको आग लगा देता है। अब आग लगा देता है तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि ये जो है हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, और हीट का जो प्रेशर डेवलप होगा, हीट से जो प्रेशर डेवलप होगा, उससे बाकी मैं तफसील बता चुका हूँ, किस तरह से आपकी कार आगे जाएगी, किस तरह से आपकी बाइक आगे जाएगी, ये सब कुछ तो होगा। ये जो मैंने इतनी डिटेल आपको बताई है ना, वो एक नुक्ते पे लाने के लिए कि ये अहम मामला नहीं है, इग्नाइट करना, आग लगाना अहम मामला नहीं है। स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 क्या है? कंप्रेशन। इस मिक्सचर को कंप्रेस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इंजन के अंदर जो है वो ये कंप्रेशन का प्रोसेस पूरे तरीके से नहीं हो पाता, पूरे तरीके से ये मिक्सचर जो है वो कंप्रेस नहीं हो पाता, और क्या होता है? इग्निशन का प्रोसेस हो जाता है, आग लगने का प्रोसेस हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मुकम्मल तरीके से ये मिक्सचर जो है गैसोलीन का और एयर का, ये कंप्रेस नहीं होता, और क्या? इग्निशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और ये गैसोलीन जो है वो क्या? बर्न होना शुरू हो जाती है, आग लगना शुरू हो जाती है, इसको प्रेशर डेवलप होता है, और वो सारे काम होते हैं, आपकी गाड़ी भी चल जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है? प्रॉपर कंप्रेशन अगर ना हो तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है? अब आपके टॉपिक की तरफ आते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर इग्निशन। इसको क्या नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं प्री मैच्योर इग्निशन। प्री मैच्योर इग्निशन हुई है। ये प्री मैच्योर इग्निशन का क्या मतलब है? ऐसी इग्निशन जो कि अभी मैच्योर नहीं हुई, उसको मैच्योर होना है अभी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि इनसफिशिएंट कंप्रेशन, इनसफिशिएंट कंप्रेशन अभी है,
और बर्निंग शुरू हो चुकी है, इग्निशन शुरू हो चुकी है, ये मामला शुरू हो चुका है। उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? गाड़ी तो आपकी चल जाएगी, गाड़ी तो आपकी चल जाएगी, एक शार्प साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, एक शार्प साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। डर 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 आपकी गाड़ी जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या करेगी? शोर मचाएगी, नॉइस एक बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, नॉइस बहुत ज़्यादा शोर मचेगा। ठीक है, ये शार्प साउंड प्रोड्यूस होगा, इसको हम कहते हैं नॉक। इसको क्या कहते हैं? नॉक। ये नॉक प्रोड्यूस होगा। तो हम कहेंगे आपकी गाड़ी जो है वो नॉकिंग कर रही है, ये शार्प साउंड प्रोड्यूस कर रही है जब गाड़ी चल रही है। तो क्यों भाई शार्प साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों ये नॉकिंग हो रही है? उसकी वजह ये है कि आपकी बाइक के अंदर जो पेट्रोल है वो प्री मैच्योर इग्नाइट हुआ है, जबकि इनसफिशिएंट कंप्रेशन है। वो मिक्सचर जो था गैसोलीन का और एयर का, गैसोलीन प्लस एयर का जो मिक्सचर था वो पूरे तरीके से भी कंप्रेस नहीं हुआ था कि इग्निशन हो गई, ये सब कुछ हो गया। समझ में आ गई बात? अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? चलें भाई, अगर ये साउंड आ भी रहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? गाड़ी में नॉकिंग अगर हो भी रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, गाड़ी तो चल रही है ना। हाँ, गाड़ी तो चल रही है, लेकिन इसके नुकसानात हैं, नुकसानात हैं इसके। क्या क्या नुकसानात हैं? आपका इंजन डैमेज होता है, इंजन आपका डैमेज होता है, करोजन आ जाती है, अंदर से इंजन को जंग लगना शुरू हो जाता है, कार्बन जमा होना शुरू हो जाता है, आपके इंजन की उम्र थोड़ी रह जाती है। ठीक है, साउंड बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होती है जो सुनने वाले के लिए तकलीफ दे है, ये मामलात हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रिजल्ट्स भी इसके बता दी। इसके रीज़न्स क्या हैं? हाँ, अब इसके रीज़न्स की तरफ चलते हैं। इसके रीज़न्स तो ऑब्वियस सी बात है, आपका इंजन जो है वो पूरे तरीके से कंप्रेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो कंप्रेशन नहीं हो रही। अब इसका हल क्या करें? इसका हल क्या करें? एक केमिकल था पहले जिसको हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। अभी कॉन्सेप्ट ले लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट ले लीजिए, इसके पॉइंट्स जो है ना वो मैं लिखवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लें, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स लें, समझने पे ध्यान दें। ये टेट्रा इथाइल लेड जो है वो ऐड कर दिया जाता था किसके अंदर? ये गैसोलीन में, गैसोलीन में। तो ये फिर जब ये टेट्रा इथाइल लेड जो है ये गैसोलीन में ऐड कर दिया जाता तो नॉकिंग बहुत हद तक कम हो जाती थी। मतलब आपका इंजन जो है वो प्री मैच्योर इग्निशन नहीं कर रहा। समझ आ गई बात? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपका इंजन जो है वो प्री मैच्योर इग्निशन कर रहा है, अभी जो है वो ये मिक्सचर है जो गैसोलीन का और एयर का, ये अभी कंप्रेस नहीं हुआ, तो इसके पीछे इंजन का कसूर नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। इसमें कसूर है गैसोलीन का। जी, गैसोलीन का। इसमें कसूर किसका है? गैसोलीन का, कि ये प्री मैच्योर इग्निशन हो रही है और ये इनसफिशिएंट कंप्रेशन हो रही है। इसके पीछे कसूर आपके इंजन का नहीं है बल्कि गैसोलीन का है। गैसोलीन जो है इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये प्री मैच्योर इग्निशन हो रही है और इनसफिशिएंट कंप्रेशन हो रही है। इसके पीछे वजह ये गैसोलीन है कि गैसोलीन में ऐसा कुछ है। जहाँ तक ये नॉकिंग का ताल्लुक़ है तो नॉकिंग तो साउंड है एक जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे आपको सिर्फ इतना पता लग जाता है, ये अलार्म है नॉकिंग साउंड, जो आपको सिर्फ इतना बता देता है कि भाई आपके इंजन के अंदर प्री मैच्योर इग्निशन चल रही है और इनसफिशिएंट कंप्रेशन वहाँ पर गैसोलीन और उस मिक्सचर की हो रही है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसका हल क्या निकाला केमिस्ट ने? ये चीज़ बनाई टेट्रा इथाइल लेड। उसको बोला भाई इसको गैसोलीन में डाला जाए। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड को गैसोलीन में डाल दिया गया, आपकी नॉकिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई, प्री मैच्योर इग्निशन जो है वो भी ख़त्म हो गई, प्रॉपर कंप्रेशन भी हो रहा है आपका मिक्सचर ये गैसोलीन और एयर का, और सारे मामलात बड़े अच्छे हो गए। अब तो उन्होंने बोला और आपका इंजन भी डैमेज नहीं हो रहा, करोजन भी नहीं लग रही, कार्बन भी जमा नहीं हो रहा, आपके इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ गई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक आ रही थी, पॉल्यूशन। किस चीज़ की?
पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रही थी इसकी वजह से। ये जो टेट्रा इथाइल लेड है, देखें जब इसको आप गैसोलीन में डाल रहे हैं ना, गैसोलीन जब बर्न करेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये टेट्रा इथाइल लेड जो है ये भी बर्न करेगा, ठीक है। और इसके बर्न करने से इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एनवायरनमेंट में जाएंगे, आपके और मेरे माहौल में, हम सांस लेंगे, और हम सांस लेंगे तो फिर इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे नाक के ज़रिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, हमारे लंग्स को डैमेज करेंगे, लंग्स कैंसर और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां फैलेंगी। तो ये बड़ा डेंजरस था पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर केमिस्ट हजरात जो हैं उन्होंने बोला यार ये तो बड़ा मसला है, इसका क्या किया जाए। फिर इसका हल निकाला गया गैसोलीन के अंदर से ही, गैसोलीन के अंदर से ही। तो पता चला कि इसमें एक, गैसोलीन को भी बता दूं कि ये जो पेट्रोल होता है आप जो डलवाते हैं ये एक चीज़ नहीं है, ये भी ज़रा मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये एक चीज़ नहीं है, ये जो पेट्रोल है ना ये एक चीज़ नहीं है। ये पेट्रोल या जो गैसोलीन है ये एक चीज़ नहीं है, बल्कि ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है ये गैसोलीन। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इस गैसोलीन में या पेट्रोल के अंदर। अल्केन्स होते हैं बहुत सारी वैरायटी के, अल्कीन्स होती हैं बहुत सारी वैरायटी के, साइक्लो अल्केन्स होते हैं, साइक्लो अल्कीन्स होती हैं, बेंजीन होती है। समझ में आ रही है बात। अब मैं जब अल्केन की बात कर रहा हूँ तो अल्केन के अंदर कितनी सारी वैरायटी है हमारे पास, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पता नहीं क्या कुछ। अल्कीन की अगर बात कर रहा हूँ तो अल्कीन में कितनी सारी वैरायटी है, इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। फिर साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्कीन है, फिर बेंजीन है जिनको एरोमेटिक्स कहा जाता है, बेंजीन है। बेंजीन के अलावा और भी एरोमेटिक्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो क्या हुआ कि ये जो है वो गैसोलीन या पेट्रोल ये मिक्सचर है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि यार इसके अंदर देखें ज़रा इसमें मसला है क्या। तो इसके अंदर जो मसला है उसका हल निकालते हैं। तो पता चला इसके अंदर जो ऑक्टेन है, ऑक्टेन आपको पता है ना, ऑक्टेन कंपाउंड है एक अल्केन फैमिली का, अल्केन फैमिली का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, याद है ना। तो इसी तरह ये ऑक्टेन जो है ये एक कंपाउंड है जो कि इसके अंदर मौजूद है गैसोलीन के अंदर। ये वजह है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। लेकिन ये जो हमारे पास ऑक्टेन है इसकी दो वैरायटीज़ हैं, दो आइसोमर्स हैं, इसकी दो आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स भी आपको समझाऊं। एक हमारे पास है एन ऑक्टेन, दूसरा है हमारे पास आइजो ऑक्टेन, आइजो ऑक्टेन। तो साइंटिस्ट जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, उन्होंने जब तजुर्बात किए तो उनको पता लगा कि भाई गैसोलीन के अंदर मसला इस ऑक्टेन के अंदर है। ये इस गैसोलीन में जो मिक्सचर है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें ऑक्टेन में मसला है और इस एन ऑक्टेन में मसला है, और इस एन ऑक्टेन में मसला। अब ऑक्टेन अगर मौजूद है इस गैसोलीन के अंदर, अगर ऑक्टेन मौजूद है तो कौन सा वाला ऑक्टेन है, ये बात ध्यान में रखिएगा, एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, ठीक है, एन ऑक्टेन। इसकी मैं अभी बनाऊंगा, अभी आपको जो है वो दिखा भी दूंगा इसकी शक्ल बना के। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में आते हैं ये एन ऑक्टेन, और आइजो ऑक्टेन जो है वो ब्रांच्ड चेन है, ये स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, और ये आइजो ऑक्टेन जो है ब्रांच्ड चेन है, ब्रांच्ड चेन। फिर उन्होंने मज़ीद तजुर्बात किए, जब इस एन ऑक्टेन की जगह पर गैसोलीन के अंदर आइजो ऑक्टेन, ये ब्रांच्ड चेन ऑक्टेन जो है वो डाला गया तो नॉकिंग ख़त्म हो गई। तो उनको समझ में आ गई ये बात कि यार कि गैसोलीन के अंदर जो है अब हमें टेट्रा इथाइल लेड जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पोल्यूशन का मसला पैदा कर रहा है ना, बल्कि हमें गैसोलीन के अंदर ही इस एन ऑक्टेन के बजाय इस आइजो ऑक्टेन को डाल देना चाहिए। बल्कि बेहतर तो ये है कि इस एन ऑक्टेन को ही
हम रीफॉर्म कर लें, क्या कर लें, रीफॉर्म कर लें। री का मतलब होता है अगेन, फॉर्म का मतलब होता है मेक, बनाना। इसी को रीफॉर्म कर लें, इसी को रीमेक कर लें, इसी को कन्वर्ट कर लें एन ऑक्टेन को, किस में, आइजो ऑक्टेन। और यही जो प्रोसेस है रिफॉर्मिंग का, ये कहलाता है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर, आपको समझ आ गई। अब कोई आपसे पूछता है कि भाई रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है, तो आप बता दें कि भाई गैसोलीन के अंदर जो हमारे पास ऑक्टेन है वो एन ऑक्टेन होता है, और इस प्रोसेस के ज़रिए हम रिफॉर्म कर लेते हैं इस एन ऑक्टेन को आइजो ऑक्टेन में। वो आपसे वजह पूछता है कि भाई क्यों कर लेते हैं, तो वजह बता दें आपके, ये जो है एन ऑक्टेन ये नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, नॉकिंग प्रोड्यूस करता है, शार्प इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। वो आपसे बोलते हैं यार शार्प इरिटेटिंग साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है इंजन तो आपको क्या परेशानी है, तो आप बोलोगे भाई प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अजान हो रही है। अजान का जवाब दे दें पहले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ठीक है भाई, तो बात यहाँ चल रही थी कि सवाल जवाब जब होते हैं तभी मामला क्लियर होता है। तो आपसे पूछा गया रिफॉर्मिंग क्या है, आप बोलेंगे भाई रिफॉर्म करने का ये एक प्रोसेस का नाम है जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, गैसोलीन के अंदर एन ऑक्टेन जो है उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं आइजो ऑक्टेन में, जो कि ब्रांच चेन ऑक्टेन है। तो आपसे अगला सवाल होता है कि भाई क्यों कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे इसलिए क्योंकि ये एन ऑक्टेन जो है ये नॉक प्रोड्यूस कर रहा है, और ये आइजो ऑक्टेन जो है ये नॉक प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो वो बोलता है कि भाई नॉक प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे भाई मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, इंजन को प्रॉब्लम है, इंजन की लाइफ जो है वो कम हो जाती है, वो डैमेज होता है इंजन बहुत बुरे तरीके से, और स्पीड जो है वो नहीं रहती, इंजन जो है वैसी हमें परफॉर्मेंस नहीं देता, इसलिए जो है वो ज़रूरत है हमें आइजो ऑक्टेन की, एन ऑक्टेन की नहीं। तो इसीलिए हम ये सारा का सारा प्रोसेस करते हैं। फिर वो अगला सवाल आपसे पूछ लेता है कि यार ये नॉकिंग की वजह क्या है, तो आप बता दें कि सारा प्रोसेस वही कि इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, उसमें कंबस्शन का प्रोसेस होता है, और कंबस्शन के प्रोसेस की सूरत में वहाँ पर जो है ये मिक्सचर जो है गैसोलीन का और एयर का ये बर्न होता है। लेकिन बर्न होने से पहले स्टेप नंबर 1 ये होता है कि इसको कंप्रेस होना चाहिए, इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा। अगर ये कंप्रेस प्रॉपरली नहीं होगा और उससे पहले ही ये बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, प्री मैच्योर इग्निशन हो जाती है, तो उसके नतीजे में ये नॉकिंग जो है वो असल में प्रोड्यूस होती है। और इसकी वजह इंजन नहीं है, बल्कि इसकी वजह जो है वो गैसोलीन ही है, और गैसोलीन के अंदर ये एन ऑक्टेन है, और इसका हल यही है कि हम इसको आइजो ऑक्टेन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है भाई, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम समझ में आ गया, टू द पॉइंट बिल्कुल। अब इसके नोट्स जो हैं वो ले लेते हैं, की पॉइंट्स जो हैं वो ले लेते हैं।
ठीक है भाई, जल्दी जल्दी लिखिएगा ज़रा। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, सबसे पहले व्हाट, क्या है भाई? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लो ऑक्टेन रेटिंग, ऑफ लो ऑक्टेन रेटिंग गैसोलीन into high octane rating gasoline, into high octane gasoline rating, process of conversion of low octane rating gasoline। तो ये लो ऑक्टेन रेटिंग गैसोलीन ये कौन सी होगी? अब बताने की ज़रूरत नहीं, ये लो ऑक्टेन रेटिंग गैसोलीन जो है ये वही होगी जिसके अंदर क्या होगा? एन ऑक्टेन होगा, ठीक है। और ये हाई ऑक्टेन गैसोलीन रेटिंग जो है वो क्या होगा? जिसके अंदर कौन सा ऑक्टेन होगा? कौन सा ऑक्टेन होगा? आइजो ऑक्टेन होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर वाई कि ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है जिसमें लो ऑक्टेन रेटिंग जो है वो आप हाई ऑक्टेन रेटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो आप बताएं। टू रिड्यूस नॉक, टू रिड्यूस नॉक, ताकि नॉक जो है, टू रिड्यूस नॉकिंग इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है भाई। क्यों कर रहे हैं? क्यों का भी जवाब आपको मिल गया। फिर अगला सवाल आ जाता है, ये नॉक क्या है भाई? ये नॉक क्या है? अ शार्प साउंड, अ शार्प साउंड है ये, ठीक है भाई, नोट कर लिया। टेल्स यू, ये शार्प साउंड जो नॉक है, टेल्स यू, आपको क्या बताता है? प्री मैच्योर कंबस्शन, प्री मैच्योर कंबस्शन ऑफ गैसोलीन, इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? अगर प्री मैच्योर कंबस्शन गैसोलीन की हो तो इसका रिजल्ट्स क्या निकलेंगे? डैमेजिंग ऑफ इंजन, डैमेजिंग ऑफ इंजन, आपका इंजन जो है वो डैमेज होगा। पुअर स्पीड भी अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। नोट कर लिया। अगला पॉइंट, गैसोलीन क्या है भाई? गैसोलीन क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, सच एज जैसे कि अल्केन्स, अल्कीन्स, आइजो अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्कीन्स, बेंजीन एटसेट्रा, ऑक्टेन रेटिंग क्या है भाई? अब इसको भी ज़रा देख लीजिए। यही दिमाग में चुभ रहा होगा ना आपके कि यार ये अभी तक सर ने ऑक्टेन रेटिंग की बात नहीं की। ऑक्टेन रेटिंग भी इसको कहा जाता है।
लेकिन अभी सिर्फ एक ही नाम है। ऑक्टेन रेटिंग जो है ये क्या है, इसको भी आप नोट कर लें। ऑक्टेन हाँ, छोटी सी मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, मिल गई। मेजर ऑफ नॉकिंग रेसिस्टेंस, मेजर ऑफ resistance by gasoline to reduce knock, अब ये ऑक्टेन रेटिंग क्या है, इसका नाम ये क्यों रखा गया है, ये भी सुन लीजिए आप ज़रा। ऑक्टेन रेटिंग का मतलब वही बात, आइजो ऑक्टेन जो है, ब्रांच्ड चेन ऑक्टेन जो है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद का मौजूद होना, ये ऑक्टेन रेटिंग कहलाता है, ये ऑक्टेन नंबर कहलाता है। कि ये एक ऐसा पेट्रोल है जिसका अगर ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा हाई है। अब मैं एक मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। एक पेट्रोल ए है, दूसरा पेट्रोल बी है, तीसरा पेट्रोल सी है, चौथा पेट्रोल डी है। पेट्रोल की वैरायटी है ना हमारे पास, पेट्रोल गैसोलीन की भी किस्में हैं। तो ये एक किस्म है गैसोलीन की, ये दूसरी किस्म है, तीसरी किस्म है, ये चौथी किस्म है। इस ए वाला जो पेट्रोल है इसकी ऑक्टेन रेटिंग मिसाल के तौर पे 6 है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग 8 है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग 10 है, इसकी ऑक्टेन रेटिंग 12 है। तो इन सब में सबसे कम नॉकिंग जो है, देखिए नॉकिंग ख़त्म नहीं होती, सबसे कम नॉकिंग जो है वो किस में होगी, इसमें होगी। क्यों? क्योंकि इस वाले पेट्रोल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद आइजो ऑक्टेन्स की है, ब्रांच्ड ऑक्टेन की है, बहुत ज़्यादा तादाद इस वाले पेट्रोल के अंदर। और अगर हम ये बताना चाहते हैं कि इस वाले पेट्रोल के अंदर, इस वाले गैसोलीन के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो आइजो ऑक्टेन मॉलिक्यूल्स की है, आइजो ऑक्टेन की है, तो हम इस नंबर से बताएंगे। 12 नंबर, ये क्या कहलाएगा, ये ऑक्टेन नंबर कहलाएगा, ऑक्टेन नंबर कहलाएगा, इसको ऑक्टेन नंबर कहते हैं। ये पहचान है, ये पहचान है। अब मार्केट में जब आप पेट्रोल लेने के लिए जाएं ना अपनी कार के लिए, तो पेट्रोल वगैरह जहाँ से आप डलवाते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आप ज़रा चेक कर लें। पेट्रोल पंप पे ही भले ये सर्वे कर लें छोटा सा, 2-3 पेट्रोल पंप जाके आप देखें ज़रा, वो जो पेट्रोल डाल रहे हैं उस पेट्रोल का, उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर क्या है। दूसरे वाला पेट्रोल पंप जो पेट्रोल डाल रहा है उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर क्या है। तीसरा वाला पेट्रोल पंप जो पेट्रोल डाल रहा है उसका ऑक्टेन नंबर क्या है। तो जितना बड़ा ऑक्टेन नंबर होगा, इसका मतलब इस पेट्रोल के अंदर, इस गैसोलीन के अंदर इतनी ज़्यादा तादाद जो है वो आइजो ऑक्टेन की है, ठीक है। और इसका दूसरा रिजल्ट क्या मतलब निकलेगा कि कम से कम नॉकिंग होगी और आपका इंजन कम से कम डैमेज होगा। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल है जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत हाई है। और ये लो ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोल होगा तो इससे पता लगेगा कि भाई पेट्रोल पुअर क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ये जो आपको चीज़ पता चल रही है, क्या पता चल रही है, परफॉर्मेंस का पता चल रहा है ना, इसी को हम कहते हैं ऑक्टेन रेटिंग, मेजर ऑफ रेसिस्टेंस बाय गैसोलीन टू रिड्यूस नॉक। आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं किस चीज़ को, रेसिस्टेंस को, बाय गैसोलीन। गैसोलीन जो है वो रेसिस्ट कर रहा है, मुज़ाहिमत क्रिएट कर रहा है, हर्डल क्रिएट कर रहा है, रोक लगा रहा है। किस चीज़ के ऊपर रोक लगा रहा है गैसोलीन, के नॉक कम से कम हो। आप गैसोलीन जो है वो किस चीज़ पे रोक लगा रहा है, कि नॉक कम से कम हो। इस चीज़ को मेजर अगर करना है तो हम इस चीज़ को कहते हैं ऑक्टेन रेटिंग, मेजर ऑफ रेसिस्टेंस बाय गैसोलीन टू रिड्यूस नॉक। समझ आ गई बात? अच्छा, आगे क्या है, वो एग्जाम्पल्स जो मैंने दी थी अब वो भी ज़रा लिख लीजिए आप।
अगर शुरू में यकीन करें, लेक्चर के शुरू में अगर मैं आपको ये ऑक्टेन रेटिंग से समझाना शुरू कर देता ना, आपके सर पे से गुजर जाती बात, ठीक है, पूरा टेस्ट नहीं मिलता, आप बोलते यार बात पूरे पल्ले नहीं पड़ी। अच्छा, ये हो गया। अब ऑक्टेन रेटिंग के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये ऑक्टेन को देख लें आप। ऑक्टेन C8H18, ठीक है, ये हो गया। और इसी का ये N ऑक्टेन कहलाएगा। N ऑक्टेन को केमिकल स्ट्रक्चर भी आप देख लें, कितने कार्बन हैं, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला CH3, CH2, 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 CH3, ये आ गया आपका N ऑक्टेन, स्ट्रेट चेन है। अब चलते हैं आइजो ऑक्टेन। आइजो ऑक्टेन मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। आइजो ऑक्टेन ये ब्रांच्ड चेन है, ठीक है भाई, इसको भी ज़रा देख लें आप। आइजो ऑक्टेन CH3 C और यहाँ पर CH3 CH3 और फिर CH2 फिर CH, फिर नीचे CH3 और फिर ये CH3, ये देख रहे हैं आप, ये आइजो ऑक्टेन है, ब्रांच चेन ऑक्टेन है, ठीक है भाई। अगले पॉइंट बताऊं फिर। ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन रेटिंग तो आपने देख लिया, अब ऑक्टेन नंबर भी देख लें। नंबर ऑफ आइजो ऑक्टेन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइजो ऑक्टेन मॉलिक्यूल्स इन गैसोलीन, गैसोलीन के अंदर आइजो ऑक्टेन मॉलिक्यूल्स की तादाद। अच्छा, हाउ टू डू रिफॉर्मिंग, हाउ टू डू रिफॉर्मिंग। अब ये तो आपको पता चल गया कि रिफॉर्मिंग क्या है, रिफॉर्मिंग एन ऑक्टेन को जो आइजो ऑक्टेन में कन्वर्ट करना है, लेकिन हाउ टू डू ये होगा कैसे, इसके लिए क्या करेंगे आप, हाउ टू डू रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, हाउ टू डू रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, नोट कर लीजिए। बाय हीटिंग गैसोलीन, बाय हीटिंग गैसोलीन, आपको गैसोलीन को हीट करना पड़ेगा, ठीक है, हाई प्रेशर में। पहली चीज़ कि प्रेशर बहुत हाई देंगे आप, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर आप बहुत हाई रखेंगे, टेम्परेचर आप बहुत हाई रखेंगे। तीसरी चीज़ कैटलिस्ट का भी आप जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कैटलिस्ट कौन सा है, प्लैटिनम है, प्लैटिनम कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे, बहुत हाई प्रेशर रखेंगे, हाई टेम्परेचर रखेंगे और गैसोलीन को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि एन ऑक्टेन गैसोलीन जो है, एन ऑक्टेन जो है वो आइजो ऑक्टेन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, रिफॉर्मिंग का प्रोसेस जो है गैसोलीन में शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। हाउ टू मेजर नॉकिंग ये भी हो गया, ऑक्टेन रेटिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और कुछ रह गया है, हाँ, प्रीवियसली ये चीज़ नोट कर लें, वो जो मैंने पहले क्या होता था जब ये गैसोलीन में प्रीवियसली यानी कि इस नॉकिंग का पहले क्या हल निकाला गया था, ये हल निकाला गया था ना, इसको हम कहते हैं एडिंग। क्या चीज़ ऐड की जा रही है, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। इसको, इसका केमिकल फार्मूला क्या था, C2H5Pb, C2H5Pb, और इसको इन शॉर्ट जो है वो TEL
टेल जो है वो कहा जाता था, TEL, टेल। तो नॉकिंग के मसले का पहले हल क्या निकाला गया? इन द बिगिनिंग क्या हल निकाला गया? एडिंग टेट्रा इथाइल लेड जो है इसको ऐड किया गया। ठीक है भाई, मैं सोच रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कवर करवा दूंगा, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। यकीन करें मैंने आपका वक्त बर्बाद नहीं किया, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। जो बच्चे समझने वाले हैं ना, वो इस बात को समझ रहे होंगे कि नहीं यार, सर ने हमारा वक्त बर्बाद नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट जो आज आपने लिया है, ये आपको मज़ीद इतने कॉन्सेप्ट्स के साथ कनेक्ट करेगा कि आपकी सोच होगी, आप बोलेंगे यार इतनी सारी चीज़ें खुल गई हैं। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।